दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 236, प्यार में तकरार। सिद्धार्थ को न जाने क्यों आलिया का नेचर भी कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था, जबकि आलिया की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी। ये वो शक था जो सिद्धार्थ की सोच में फर्क पैदा कर रहा था और आज उसका अपने ही प्यार पर से भरोसा डगमगा रहा था। आलिया भी उसके इस फर्क को साफ महसूस कर पा रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बिना किसी आधार के सिद्धार्थ उस पर शक करे, जिससे सिद्धार्थ भी बेवजह परेशान हो और वो भी। सिद्धार्थ, प्लीज ऐसी नजरों से मुझे मत देखो। क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? कि तुम्हारा भरोसा इतना कमजोर है? फिर भी मेरी किसी बात को लेकर अगर तुम परेशान हो तो मुझे बताओ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग लूंगी। आलिया ने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उसके पास आकर उसकी आस्तीन पकड़कर धीरी आवाज में खुद से ही माफी मांगने की बात कह दी। वो बात को बेवजह बढ़ाकर उसके और अपने रिश्ते के बीच कड़वाहट नहीं लाना चाहती थी। उसकी प्यारी सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखकर सिद्धार्थ का दिल एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन दूसरे ही पल अर्णव के बारे में सोचते ही उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया और उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से उसने सवाल कर लिया। मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ? क्या ये अब मुझे बताने की जरूरत है? अगर तुम्हें इतना ही एहसास होगा तो तुम खुद समझ जाओगी कि मेरे अपसेट होने की वजह क्या है। अगर कोई और दिन होता तो आलिया और सिद्धार्थ के बीच में हल्की फुल्की तू मैं होना आम बात थी, लेकिन आज आलिया को सिद्धार्थ के तेवर की वजह से काफी हर्ट हो रहा था और शायद आज उसकी इंतहा हो गई थी। अब आलिया ने भी अपना आपा खो दिया था। गुस्से में चिढ़कर वो सिद्धार्थ से बोली, ठीक है, मुझे नहीं जानना कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और तुम क्यों अपसेट हो। गलती ना होने पर भी मैं माफी मांग रही थी क्योंकि मैं बात को बढ़ाना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं माफी क्यों मांगू? अपने घमंड में तुम अब बिल्कुल बदल गए हो सिद्धार्थ। उसकी तीखी बातों पर सिद्धार्थ भी उस पर भड़क कर बोला, मैं तुमसे क्यों बताऊं कि मैं क्यों अपसेट हूं? तुम एक नंबर की बेवकूफ हो और क्या ये भी मेरा फॉल्ट है? सिद्धार्थ की कमेंट की वजह से आलिया रो पड़ी। हाँ, सच सच कहा तुमने, बिल्कुल सच कहा। मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ, इससे तुम्हारे प्यार में पड़ी। लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ, अब तुमको इस बात से कोई शिकायत नहीं होगी। मेरी वजह से अपने दिल को और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ना कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। कहते हुए आलिया रोने लगी। सड़क पर काफी लोग आ जा रहे थे। आलिया को इस तरह रोते देखकर लोग अजीब सी सवालिया नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी, उतना ज्यादा उसको इस बात पर गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो ये मानती थी कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसको बहुत जल्दी रोना आ जाता था। लेकिन आज सिद्धार्थ का सख्त बिहेवियर भी बराबर से कसूरवार था, जिसने आलिया को रुला दिया था। लेकिन उसके आंसू देखकर भी सिद्धार्थ का दिल पिघल नहीं रहा था। आखिर ये बात सच साबित हो चुकी थी कि जिस रिश्ते में जितना ज्यादा प्यार होता है, उसमें उतनी ही ज्यादा तकलीफ और दर्द भी होता है। आसपास के कई लोगों को घूरते हुए देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि इस तरह बीच सड़क पर सब गिले शिकवे करना दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। ये सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप सिर झुकाकर घर की तरफ चल पड़ी। घर आते ही रोती हुई आलिया दरवाजे पर ही कार्तिक से टकरा गई। आंसू पोंछते हुए उसने अचानक सामने अपने भाई को देखा, जो ऑफिस से अभी कुछ देर पहले ही घर आया था। उसके रोते हुए चेहरे को देखते ही कार्तिक भड़क गया। अपनी भौं चढ़ाकर अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए उसने सीरियस टोन में उससे पूछा, आलिया, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? किसने रुलाया तुमको? कार्तिक के पूछने पर आलिया थोड़ा सा हड़बड़ा गई। उसको अपने भाई का नेचर पता था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि फिर से बेवजह सिद्धार्थ और कार्तिक में बहस हो जाए। वैसे भी इस वक्त सिद्धार्थ का मूड ऑफ है। हो सकता है कि शायद वो आज कोई सब्र ना रख पाए और कार्तिक और सिद्धार्थ के बीच में कहासुनी हो जाए। कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा अपसेट हूँ, आलिया ने बात घुमाते हुए कहा। वो जो आज यहाँ पर ड्रामा हुआ था, कहीं उसकी वजह से? ऐसा है क्या? कार्तिक ने अंदाजा लगाते हुए पूछा।
हाँ, वही, उसी की वजह से मैं थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए बाहर तक गई थी। आलिया उससे नजरें चुराते हुए बोली। हालांकि उसका सिद्धार्थ की वजह से मूड ऑफ था, लेकिन फिर भी वो उस बात का जिक्र अपने भाई के सामने करते हुए बात को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। शाम से जो दो बड़ी घटनाएं हुई थी, फिलहाल आज के लिए वो काफी थी। मैं बहुत थक गई हूँ भाई, मुझे नींद आ रही है। कल सुबह एक्स्ट्रा क्लास की वजह से कॉलेज भी जल्दी जाना है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये कहकर वो अपने आंखों में आंसू छुपाते हुए तेजी से ऊपर चली गई। कार्तिक की नजरों से बहन के आंसू हमें तो नहीं लगता कि छुपेंगे। आपको क्या लगता है भाई? शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज ओनली ऑन पॉकेट एफएम आपकी आरजे प्रिया के साथ। आगे के एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 237। अब मेरी बारी। कार्तिक आलिया को ऊपर जाते हुए देख रहा था। वो समझ गया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, लेकिन फिलहाल वो उसके बारे में डिस्कस करके उसको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि कल वो इसके बारे में डिटेल में बात करेगा। तभी पीछे से सिद्धार्थ भी आ गया। उसका भी मूड कोई खास अच्छा नहीं लग रहा था। आलिया से बेवजह झगड़कर उसके चेहरे पर भी 12 बजे हुए थे। हेलो कार्तिक, सिद्धार्थ ने बस फॉर्मेलिटी में ही कहा। वो भी उससे नजर बचाकर ऊपर जाना ही चाह रहा था। तभी कार्तिक ने उसको टोक दिया। क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? वो जानबूझकर उसको रोकना चाहता था, क्योंकि उसका अंदाजा था कि आलिया का मूड सिद्धार्थ की वजह से ही खराब हुआ है। जरूर उन दोनों के बीच में कोई कहासुनी हुई होगी। आलिया ने तो कुछ नहीं बताया, इसलिए वो सिद्धार्थ को रोककर इस बारे में जायजा लेना चाहता था। लेकिन इस वक्त आलिया और अर्नब की वजह से सिद्धार्थ का मूड भी बहुत खराब था, और अपने इस खराब मूड को कार्तिक से भिड़कर और खराब वो करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उससे ज्यादा बात ना करते हुए उसको अवॉइड करने की कोशिश की। मैं बस थोड़ा वॉक के लिए गया था। ओह, तो वॉक पर जाने के बाद तो मूड अच्छा होता है, ना कि खराब। कार्तिक ने जानबूझकर उसको कुरेदने की कोशिश की। हाँ, वो थोड़ा वर्कलोड की वजह से अपसेट हूँ। क्यों, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? अब सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा चिढ़ने लगा था। मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग अपसेट बहुत ज्यादा रहने लगे। कार्तिक ने कटाक्ष किया। सिद्धार्थ ने उसको एक पल देखा, फिर बोला, हाँ, लोग इसलिए ज्यादा अपसेट रहने लगे क्योंकि इरिटेट करने वाले लोगों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उसने भी बिना उसका नाम लिए उस पर कटाक्ष कर दिया। लेकिन कार्तिक समझ गया था कि उसने ये उस पर ही पॉइंट करते हुए कहा है। सिद्धार्थ जैसे ही आगे बढ़ा तो फौरन कार्तिक ने पीछे से उसको टोक दिया। एक मिनट रुको सिद्धार्थ। उसके कहते ही सिद्धार्थ वहीं रुक गया। कार्तिक धीरे से उसके पास जाकर एक हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, वैसे तो शायद तुम्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ रहने की लीज अब खत्म हो गई है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना एडजस्टमेंट कहीं और कर लो। सिद्धार्थ ने 2 पल के लिए कार्तिक को देखा, फिर उसी की टोन में ही बोल पड़ा, मुझे पता है। वो बस थोड़ा सा ही बोला। उसकी टोन से ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कड़वाहट भर गई है। गुड, अगर पता है तो मेरे ख्याल से तुमने अपना अलग कहीं अरेंजमेंट देखना शुरू कर दिया होगा। कार्तिक ने तीखी मुस्कुराहट के साथ बोला। हाँ बिल्कुल, और कुछ? सिद्धार्थ ने भी तीखा जवाब दिया। देर रात होने की वजह से अब कैफे बंद हो चुका था और कॉरिडोर की सिर्फ 2 ही लाइट्स चल रही थी। पीली रोशनी की गर्माहट उन दोनों पर पड़ रही थी, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर जो सर्द एक्सप्रेशन थे वो अभी भी नहीं पिघल रहे थे। नहीं, फिलहाल बस इतना ही काफी है। कार्तिक मुस्कुराते हुए उस पर एक सरसरी से नजर डालता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर सीधा वो आलिया के कमरे के पास गया। कमरे के बाहर ही वो थोड़ा देर रुका। उसको आलिया के कमरे से रोने और सिसकने की कोई भी आवाज नहीं सुनाई थी। इसका मतलब है वो सो गई। अच्छी बात है। जितना कम वो इसके बारे में सोचेगी
उतना ही उसके लिए ठीक होगा। सोचते हुए वो अपने कमरे में चला गया। उधर सिद्धार्थ अभी भी नीचे ही खड़ा था। ऊपर जाने की बजाय वो बाहर निकलकर थोड़ा टहलने लगा। देर रात होने की वजह से लोगों का आना जाना अब काफी कम हो गया था। कोहरे की चादर अब और गहराती जा रही थी। दूर दूर पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स भी अब कोहरे में धुंधली नजर आ रही थी। हल्की हल्की झरती हुई ओस उसके चेहरे को भिगो रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन को सुकून नहीं मिल रहा था। अर्नब के लिए उसके मन में जो जलन थी वो इस ओस की नमी भी नहीं बुझा पा रही थी। अर्नब से उसको पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं थी। वो तो बस हमेशा उसके तीखे कमेंट्स का जवाब कटाक्ष से देता था, लेकिन जब भी आलिया की बात आती थी तो वो उसको लेकर काफी इनसिक्योर महसूस करने लगता था। और अर्नब भी हमेशा इसी बात का फायदा उठाया करता था। उसको पता था कि आलिया सिद्धार्थ की कमजोरी है, इसलिए अब वो डायरेक्ट सिद्धार्थ को कुछ करने की बजाय आलिया का सहारा लेकर उसको इमोशनली हर्ट करके उससे बदला लेने की कोशिश करता था। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब वो उसकी वजह से बहुत इमोशनली हर्ट हुआ था, और अब बदला लेने की बारी अर्नब की थी। कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर के टर्म एंड एग्जाम अब शुरू होने वाले थे। हर कोई बस एग्जाम्स की तैयारी में ही जुटा था। इधर काफी लंबे टाइम से आलिया और सिद्धार्थ में भी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन वो दूसरों के सामने ये जाहिर नहीं होने देते थे कि उन दोनों में अब तक बोलचाल बंद है। लेकिन अंदर ही अंदर आलिया और सिद्धार्थ दोनों ही बहुत हर्ट थे। आलिया का भी किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो पूरे टाइम बस एग्जाम्स की तैयारी में ही जुटी हुई बस पढ़ाई ही करती हुई नजर आती थी। टीवी, कंप्यूटर, गेम, सोशल मीडिया सब कुछ उसने बंद रखा था। उसके पापा और खासकर कि उसका भाई कार्तिक इस बात से काफी खुश लग रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अब आलिया धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और उसका बचपना अब कम होता जा रहा है। खैर अच्छा है, पढ़ाई और एग्जाम्स के लिए वो जितना सीरियस होना चाहती है उतना अच्छा है। ये बात अलग थी कि बुक्स खुली होने के बावजूद भी वो सिर्फ पन्नों को ही निहारा करती थी। उसका माइंड अंदर से इतना डिस्टर्ब था कि घंटों बुक्स खोले हुए बैठे रहने के बाद भी उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। वो जितना भी अवॉइड करना चाहती थी उतना ही उसके दिलो दिमाग में सिद्धार्थ का ही ख्याल रह रह के आता रहता था। अंदर ही अंदर वो काफी डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन कभी भी किसी से इस बारे में कोई बात शेयर नहीं करती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और आखिरकार एग्जाम्स आ गए। भाई एग्जाम्स में कैसा परफॉर्मेंस होता है और क्या सिद्धार्थ और आलिया के बीच बात होती है या फिर इसका फायदा अर्नब उठाता है, जानेंगे अपने अगले चैप्टर में ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 238, प्यार में अनबन। लगातार टीवी, मोबाइल से दूर रहने और रात दिन आंखों के आगे बुक रखी होने के बावजूद भी एग्जाम्स के लिए आलिया की कोई तैयारी नहीं हुई थी। एग्जाम्स में उसकी सीट के बिल्कुल बगल में ही सिद्धार्थ की भी सीट थी, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। टाइम से आधे घंटे पहले ही एग्जाम फिनिश करके वो अपनी शीट बिल्कुल खुली हुई सामने बेंच पर रखे हुए था, ताकि आलिया बड़े आराम से सभी आंसर्स उसकी शीट से देख सके। वो नहीं चाहता था कि आलिया के ग्रेड्स खराब हो जाएं। लेकिन आलिया ने उस तरफ निगाह तक नहीं डाली। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उससे किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं लेगी। इतना कुछ होने के बाद अब वो एग्जाम्स के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। ये उसके आत्मसम्मान की बात थी। उसने जैसे तैसे करके जो भी उसको आते थे अपने आप ही सभी आंसर्स लिखे। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपना एग्जाम करके आंसर शीट सबमिट करके चले गए थे। पूरी क्लास में बस सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ही रह गए थे। टाइम ओवर होने के बाद उन सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ आंसर शीट सबमिट की। उनमें से एक सिद्धार्थ भी था। उसका पेपर लगभग 1 घंटे पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी वो आलिया की वजह से रुका हुआ था।
और उसका पेपर खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आंसर शीट सबमिट करके बाद में क्लास के बाहर निकलकर सिद्धार्थ ने अपनी भौं सिकोड़ी और थोड़ा सा हिचकिचाया। वो उसको कहना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाए और अपना गला थोड़ा सा खंगारते हुए वो आलिया से कुछ बात करने के लिए उसको रोकना चाहता था, लेकिन आलिया उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसको देखा ही ना हो। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि आखिर ये सॉरी बोलना इतना मुश्किल क्यों होता है। और वहीं पर खड़ा होकर उसको जाते हुए देखते देखते वो सोच रहा था, सच में इस बार सारी गलती मेरी ही थी। वो हताश होकर उसको जाते हुए देख रहा था। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई दी, जो तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ना करे उसके लिए इतनी फिक्र। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो सामने मुस्कुराती हुई शमिता चली आ रही थी। आलिया और सिद्धार्थ के चेहरे के हाव भाव को देखकर शमिता ये जान चुकी थी कि दोनों के बीच में बोलचाल बंद है। फिर भी सिद्धार्थ ही अपनी गलती मानते हुए उससे बात करना चाह रहा है। उसके पास आकर वो जाती हुई आलिया की तरफ इशारा करके बोली, क्या अपनी ऐसी लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जगह है जिसको तुम्हारी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। सिद्धार्थ समझ गया था कि यह ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए उसके पास आई है, इसलिए उसने उसके सामने कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा और उससे पीछा छुड़ाते हुए बोला, शमिता, थैंक्स फॉर योर एडवाइस, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सिद्धार्थ, चाहे इसे तुम्हारी प्रॉब्लम कहें या तुम्हारी बदकिस्मती, कि तुम हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि जो लड़की पूरे कॉलेज में झल्ली के नाम से मशहूर है, जो लड़की कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझती, उसके लिए तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो क्या, बल्कि हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। फिर भी उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जिस सिद्धार्थ से मिलने के लिए दूसरे लोग तरसते हैं, वो सुपरस्टार अब किसी और से मिलने के लिए तरस रहा है। क्या अब यही तुम्हारी हैसियत रह गई है। सिद्धार्थ उसकी बातें सुनते ही जा रहा था। उसने अभी तक उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया था। शमिता इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने आगे उसको और भड़काते हुए कहा, क्या तुम अभी भी ऐसी लड़की का साथ चाहते जो खुद तुम्हारी कदर नहीं करती। ऐसी लड़की के लिए क्या तुम अपनी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अंकल तुम दोनों के रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहेंगे। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़कर ऐसी लड़की को चुनोगे जिसको तुम्हारी बात सुनना गवारा नहीं, तुम्हारा चेहरा देखना गवारा नहीं, बल्कि वो तुमसे ज्यादा उस लड़की को वैल्यू देती है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो। शमिता ने अर्नब का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका जिक्र करके फिर से सिद्धार्थ के जख्मों को कुरेद दिया था जो आलिया ने उसको दिया था। शमिता ने कहीं कुछ गलत नहीं कहा था। एक नकचड़ी लड़की के लिए अपनी फैमिली से कॉम्प्रोमाइज किया जाए, इससे बढ़कर तो बेवकूफी की बात दूसरी हो ही नहीं सकती। इस तरह इमोशनल कार्ड खेलकर शमिता ने उसको लाजवाब कर दिया था। उसके पास ऐसा लॉजिक नहीं था जिससे वो उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब दे सके। शमिता ने जब देखा कि आलिया की बुराई करके भी वो उसके दिल में आलिया के लिए नफरत पैदा नहीं कर पा रही थी, तो उसने जानबूझकर अर्नब का जिक्र छेड़कर उसको उकसा दिया। उसको इस बात का भरोसा था कि अर्नब का नाम आते ही सिद्धार्थ जरूर तिलमिला जाएगा, और वही हुआ। शमिता यह देखकर मुस्कुरा उठी कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर जा बैठा। अर्नब का नाम सुनते ही गुस्से से सिद्धार्थ की मुट्ठियां कस गई और दांत भिज गए। उसकी आंखों के सामने फिर वही काली रात वाला मंजर गुजर गया, जब उस दिन रात में आलिया अर्नब के पास बैठी थी। अब उसके मन में दो हिस्से हो गए थे, एक अच्छा और एक बुरा। जो बुरा हिस्सा था वो जलन और नफरत से भरा हुआ था, जो किसी भी हाल में झुकना नहीं चाहता था, किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, जो अर्नब की शक्ल देखना तो दूर, उसका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं करता था। आलिया के आसपास उसको फटकते हुए देखना बर्दाश्त से बाहर था, और शमिता ने इसी हिस्से को इमोशनल करके उसका फायदा उठाना चाहा था। वो बिल्कुल लंबे टाइम से इस मौके की तलाश में थी
और उसके मन का जो अच्छा हिस्सा था वो बुराई से परे था, लॉजिक को मानता था, जिसमें जलन और नफरत नहीं थी, जो उसको ये समझा रहा था कि अरे अगर अर्नब उसके पास बैठा भी था तो उसमें क्या हो गया। ये मत भूलो कि वो अर्नब ही था जिसने उसको उस वक्त ऐन मौके पर बचा लिया था, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अदिति का वो वार अर्नब तो जैसे तैसे झेल गया था, लेकिन उसकी जगह अगर वो आलिया को पड़ता तो आज आलिया जिंदा नहीं होती। ये भी कुदरत का फैसला था कि उसको दिलो जान से चाहने के बावजूद भी जिस वक्त पर उसकी जान पर बन आई थी, उस वक्त उसको बचाने के लिए तुम उसके पास नहीं थे। उसको अगर किसी ने बचाया था तो वो ही शख्स था जिससे तुम सख्त नफरत करते थे, जिसने सिर्फ उसको बचाया ही नहीं बल्कि उसकी चोट को खुद पर ले लिया। उसको चले कटे कमेंट्स बोलने की जगह उसको जाकर थैंक्स बोलो, क्योंकि इस इंसान की वजह से तुम्हारी आलिया आज ना सिर्फ जिंदा है बल्कि सही सलामत है। अपने हिस्से की लॉजिक की बात सुनकर अब उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अब उसका मन शांत हो चुका था और शमिता की उकसाने वाली बातों से उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानता था कि सिद्धार्थ जानता था कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, जिनकी वजह से बाद में हमेशा पछताना ही पड़ता है। वाह, मुझे तो लगा इस बार शमिता खेल गई, लेकिन सिद्धार्थ का अच्छा दिमाग आ ही गया बीच में। क्या सिद्धार्थ अर्नब से बात करेगा? क्या आलिया से माफी मांगेगा? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 239, कभी प्यार कभी तकरार। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने गुस्से को पी लिया। फिर मुस्कुराते हुए शमिता की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे सजेशन के लिए थैंक्स अ लॉट, लेकिन हम दोनों में जो भी प्रॉब्लम है वो हम आपस में मिलकर सुलझा ही लेंगे। और ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें कभी नोकझोंक नहीं होती? और बाय द वे, अगर तुम्हारे हिसाब से प्यार में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो तुमने अर्नब का प्यार क्यों ठुकरा दिया था? वो तुम्हारे इस ब्रेकअप की वजह आज भी मुझे मानता है। अगर वो तुम्हारा सच्चा प्यार था तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया? सिद्धार्थ के ठंडे दिमाग से सोचने का नतीजा ये हुआ कि उसने उसके पूछे हुए सवाल में अब उल्टा उसको ही उलझा दिया था। वो मेरा सच्चा प्यार थोड़ी था, वो तो बस एक फ्रेंडशिप थी, वो तो बस एक वन साइडेड लव था। उसको मुझसे प्यार था लेकिन मुझे नहीं था, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था, कोई ब्रेकअप नहीं किया था। शमिता सिद्धार्थ के क्रॉस क्वेश्चन पर बुरी तरह से हड़बड़ा गई। उसके हड़बड़ाने पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। इस वक्त उसके दिमाग में गुस्सा और नफरत नहीं थी, इसलिए वो शांत होकर बोला, आलिया और मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। फिलहाल तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, थैंक्स। कहता हुआ वो वहां से मुस्कुराता हुआ सामने से निकल गया। शमिता चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकी। उसने सोचा था कि आज वो उसके दिल में आलिया के लिए नफरत की चिंगारी पैदा कर ही देगी, लेकिन सिद्धार्थ ने बिल्कुल ठीक वक्त पर ठंडे दिमाग से काम लेकर उस नफरत की चिंगारी को भड़कने से पहले ही बुझा दिया था। उसको जाते हुए देखकर शमिता मन ही मन सोचने लगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल पर हावी जरूर होगा सिद्धार्थ, और मुझे बेसब्री से उस पल का इंतजार है। वो पल जल्दी आएगा। और सोचकर वो मुस्कुराने लगी। कपूर हाउस। घर लौटकर सिद्धार्थ ने देखा कि आज के एग्जाम के बाद अर्नब अगले एग्जाम की तैयारी करने के बजाय कपूर कॉफी शॉप पे प्रशांत अंकल की हेल्प कर रहा था। उस रात के इतना मेलोड्रामा होने के बाद भी आज फिर से वो कॉफी शॉप में जबरदस्ती घुसा हुआ था। और सबसे खास बात तो ये थी कि प्रशांत अंकल भी उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। वैसे उनकी तो ये आदत थी कि अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से हर किसी से वो बड़े प्यार से हंसते बोलते थे, और इसी बात का अर्नब बड़ी ही चालाकी से फायदा उठा रहा था।
वहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपना कैप नीचे किया और ऊपर जाने लगा। इस वक्त वो अर्नब से उलझने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी अर्नब ने खुद ही उसको आवाज देकर बुलाया। हे सिड, सिद्धू, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, और वो भी परमानेंटली। कॉफी शॉप में कस्टमर्स के होने की वजह से जानबूझकर उसका नाम बदलकर उसको उसके पुराने नाम से पुकारा, जिस नाम से वो उसको बहुत पहले चढ़ाया करता था। हाँ, सिद्धार्थ ने उसकी बात का बिल्कुल ठंडे तरह से रिस्पॉन्स दिया। ग्रेट, फिर तो मेरा यहाँ का रास्ता साफ हो गया, अर्नब ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा। सिद्धार्थ जानता था कि अगर वो चिढ़ गया तो वो उसको जानबूझकर और चढ़ाएगा, इसलिए वो भी जवाब में मुस्कुरा कर बोला, देखना, तुम्हारा रास्ता साफ होने के साथ साथ पत्ता भी साफ ना हो जाए। कहते हुए वो ऊपर चला गया। थर्ड फ्लोर पर जाने से पहले वो जानबूझकर सेकंड फ्लोर पर रुक रहा था। थोड़ी देर बाद आलिया बाथरूम से नहा कर निकली। नहाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई फ्रेशनेस दिखाई नहीं दे रही थी और सुबह की तरह अभी भी उसका मुंह लटका हुआ था। ढीली ढाली लोअर और बड़ी सी फुल साइज टी शर्ट पहने हुए वो बिल्कुल थकी हुई सी लग रही थी। शायद कल रात को ठीक से सोई भी नहीं थी और कॉलेज से आने के बाद भी उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। सिद्धार्थ उसको एकटक देख रहा था, लेकिन सुबह की तरह इस बार भी आलिया ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसके सामने से ही फ्रिज खोलकर उसमें से चिप्स का एक बड़ा सा पैकेट और एक कोक की बोतल निकाली और उसको फिर से इग्नोर करके वापस अपने रूम में जाने लगी। सिद्धार्थ बहुत लंबे टाइम से उसकी इग्नोरेंस देख रहा था। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अचानक उसने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। आलिया ने अब अपनी नजरें उठाकर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन से पूछा, क्या? सिद्धार्थ ने बड़ी धीमी आवाज में पूछा, क्या अभी भी नाराज हो? नहीं, आलिया ने बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से कहा। मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, उसने भड़कते हुए कहा। बड़े दिनों बाद सिद्धार्थ ने आलिया की शिकायतें सुनते हुए गहरी सांस ली और उसके हाथों से कोक की वो बोतल ले ली। आलिया ने अपने क्यूट से चेहरे से बहुत सारा गुस्सा दिखाते हुए उसको घूरा। वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ उसको ना तो उसकी पसंद की आइसक्रीम खाने देगा और ना ही कोल्ड ड्रिंक पीने देगा। तुम ही रख लो, वो नाराज होकर बोली और अपनी भौं सिकोड़कर गुस्से में वापस अपने रूम में चली गई। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अब वो खाली बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बोरियत उसकी जान ही ले लेगी। जब उसने टीवी ऑन किया तो देखा उसका फेवरेट शो आ रहा था, लेकिन अपने फेवरेट शो में भी उसका मन नहीं लग रहा था। अब सिद्धार्थ को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उसको उसकी फेवरेट चीजें खाने पीने नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ बहुत बुरा है, बहुत बुरा, वो मुंह फुलाकर बोली। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, सारी गलती उसी की है, बस उसकी ही है। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बिस्तर के सिरहाने से रखे हुए सॉफ्ट टॉय को उठाया और अपने ही बिस्तर से इधर उधर गुस्से में फेंकने लगी। जैसे ही उसने अपने खिलौने को दरवाजे की तरफ फेंका, तभी अचानक किसी ने उसको कैच कर लिया। आलिया ने अपनी गुस्से से भरी नजरों से उसको देखा। ये सिद्धार्थ था। उसने सोचा कि आलिया ने जानबूझकर वो टेडी बियर उसकी तरफ फेंक कर मारा है। वो सोचने लगा कि प्यार हो या शरारत हो या गुस्सा, सब में उसका बचपना भरा पड़ा है। अपनी चीजों को इस तरह दूसरों पर फेंकते हैं क्या? उसने फिर से उसको टोका। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, पर आलिया उससे चिढ़कर बोली, हाँ, लेकिन मुझे अपनी चीजें फेंकना पसंद है। तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सिद्धार्थ ने उसकी गहरी काली आंखों में गौर से देखा। उनमें अभी भी बेचैनी और नाराजगी भरी हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और उससे पूछा, क्या तुम कल मेरे साथ रिजल्ट्स लेने चलोगी? उसने बड़ी नरमी से पूछा। वो इस मौके की तलाश में था कि वो उससे अपने वहां से जाने के बारे में उसको बता सके, लेकिन आलिया ने सिर हिलाकर बिल्कुल साफ मना कर दिया। वो सोच रही थी, मेरा दिमाग खराब है जो मैं रिजल्ट के लिए सिद्धार्थ के साथ जाऊंगी। उसने तो जरूर इस बार कॉलेज में टॉप किया होगा
या फिर पक्का टॉप 3 में तो आया ही होगा, जबकि मेरा तो मुश्किल से 60% ही आएगा। इसके साथ रिजल्ट लेने जाने का मतलब है घनघोर बेइज्जती हो जाना। मैं तो नहीं जा रही। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ, उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आलिया के उसको वहां से जाने को सुनकर सिद्धार्थ एक पल खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, आलिया। उसकी टोन से आलिया को महसूस हुआ कि शायद वो उससे माफी मांगेगा। ये सोचकर उसने उसकी तरफ देखा। रात को चुपके से उठकर कोल्ड ड्रिंक मत पीना, और हाँ, तुम बिल्कुल बेखबर सोती हो, इसलिए नींद में लात मारकर अपनी रजाई नीचे मत गिरा देना। तुम्हारी सर्दी जल्दी ठीक नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। कहकर वो उसके उस टेडी को हाथ में पकड़े हुए वहां से चला गया। आलिया उसको देखती ही रह गई। उसने तो सोचा था कि वो उससे अपने उस दिन के रवैये के लिए माफी मांगेगा, लेकिन वो तो बस थोड़ा सा लेक्चर देकर चला गया, जस्ट लाइक दैट। वो सच में बहुत ही बुरा था। अभी तक वो इंतजार में थी कि अगर वो माफी मांग लेगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि वो कभी भी उससे माफी नहीं मांगने वाला था। तो उसने भी अब पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अब वो उससे कभी भी बात नहीं करेगी। क्या लगता है आपको, ये पॉसिबल होगा? मुझे तो नहीं लगता। आगे की कहानी में जरूर देखेंगे। वैसे ये मोमेंट बड़े क्यूट है, लेकिन इससे ज्यादा खींच लानी चाहिए। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। स्टे ट्यून्ड। दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि सफलता के कई बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। नीट के परीक्षा परिणाम के बाद में मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भारत में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। जब आप असफल हो जाते हैं तो सबसे पहले दूर आपके अपने जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 240, उसकी खामोशी। अगला दिन। बाहर मौसम बहुत ही शानदार था। सर्द हवाओं के बीच हल्की सी गुनगुनी धूप दिल को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। एक्सेल कॉलेज में आज भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी। लगभग सभी आज अपने एग्जाम्स का रिजल्ट लेने आए थे। आलिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रॉकी के साथ कॉलेज आई थी। हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट शीट बाहर लगाने की बजाय मैनेजमेंट बॉडी की तरफ से सभी क्लासेस के हेड बॉय और हेड गर्ल को जिम्मेदारी दी गई थी कि मार्कशीट की ऑल्टरनेट कॉपी सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में दी जाए। पूरा एकेडमिक ईयर अब खत्म होने को था, इसलिए आलिया ने सोचा कि वो अपनी डेस्क की ड्रॉ की अच्छी तरह से सफाई कर ले। लेकिन तभी उसको अपने बाकी सामान के साथ एक ब्राउन कलर का वॉलेट भी मिला। आलिया उस वॉलेट को लेकर बहुत हैरानी से सोचने लगी कि ये किसका वॉलेट है और ये मेरी ड्रॉर में कैसे आ गया? कहीं ये सिद्धार्थ का तो नहीं? उसके पीछे खड़े हुए अर्नब ने जैसे ही उसके हाथ में उस वॉलेट को देखा तो फौरन बोला, ये मेरा वॉलेट है आलिया, तुम्हारे पास कैसे आया? उसके डायरेक्ट ब्लेम से आलिया एकदम से सकपका गई और फौरन अपने डिफेंस में बोली, मुझे क्या मालूम ये मेरी ड्रॉर में कैसे आ गया? जब से एग्जाम स्टार्ट हुए तब से मैंने अपनी ड्रॉर चेक ही नहीं की, कहीं तुमने गलती से तो नहीं रख दिया? मैं इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ कि अपनी चीजों को यूं ही भूल जाऊं। मुझे अपनी हर चीज का ध्यान रहता है। मैं तो इस वॉलेट को कब से ढूंढ रहा हूँ, ये गायब हो गया था, लेकिन इतने दिनों बाद आज जाकर मिला है। हे आलिया, ऐसा तो नहीं तुमने जानबूझकर उसका वॉलेट चुरा कर अपनी ड्रॉर में रख लिया? आलिया को किसी की चुपती हुई सी तीखी आवाज कानों में पड़ी। जब उसने बाई तरफ पलट कर देखा तो एक बेंच छोड़कर तीसरी बेंच पर बैठा हुआ नकुल शैतानी हंसी अपने होठों पर सजाए हुए आलिया का मजाक उड़ा रहा था। पूरे क्लास में किसी का भी मजाक उड़ाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो या किसी का चरित्र हनन करना हो, अदिति के ग्रुप के अलावा अगर लड़कों में कोई इन सब चीजों में एक्सपर्ट था
तो वो था नकुल। जरा सी बात को और बढ़ा चढ़ाकर क्लास में उछालने में वो माहिर था। यही उसका काम था। उसकी तीखी आवाज की वजह से आसपास के बाकी स्टूडेंट्स भी आलिया को शक की नजरों से देखकर हंसने लगे। मुझे पता नहीं था कि आलिया पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में चोरी का काम भी करती है। नकुल ने फिर से सबके सामने ही उसको चिढ़ाया। इससे उसको एक अलग ही मजा मिल रहा था। बाकी सब स्टूडेंट्स भी अब आलिया की तरफ देखने लगे। उनमें से कुछ तो उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ तो खीखी करके हंस भी रहे थे। आलिया को उन सबकी नजरों में खुद की एक चोर वाली इमेज नजर आने लगी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए और वो वॉलेट को अपने हाथों में पकड़े हुए किसी अपराधी की तरह कभी उनको देख रही थी तो कभी सिद्धार्थ को। लेकिन उसको ये देखकर हैरानी हुई कि सिद्धार्थ इस मामले में अभी तक चुप था। वो अपनी सीट पर बैठा चुपचाप आलिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहा था। रॉकी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पहले भी नकुल को इस बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया। कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी पूंछ को मैं अभी सीधा करता हूँ। ये सोचकर वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी हंस रहे थे और पूरे क्लास में एक तेज आवाज गूंजी। तभी पूरे क्लास में एक तेज आवाज गूंजी, शट अप। ये आवाज अर्नब की थी। हालांकि वो अभी भी अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में वो दम था कि बाकी लोग बिल्कुल खामोश हो गए, यहाँ तक कि नकुल भी। रॉकी को उसके पास जाकर अपने तरीके से समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्नब अब अपनी सीट से उठा और नकुल के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर अपनी भवें सिकोड़कर बोला, मेरी कौन सी चीज किसके पास है और क्यों है, इसके बारे में तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख, और आइंदा किसी का मजाक उड़ाया ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि हर कोई पूरे कॉलेज में अगर हंसेगा तो वो सिर्फ तुझे देखकर। समझा चूहे? अर्नब की खुली धमकी से नकुल भी सकपका गया था। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अर्नब सिर्फ धमकी नहीं देता था, बल्कि जो कहता था वो कर भी देता था। फिर वो वापस अपनी सीट पर आ गया। आलिया ने भी भौं चढ़ाकर धीरे से कहा, मैंने सच में इसको नहीं लिया था, मैं तो उसके बारे में जानती भी नहीं थी, मैंने बस। इससे पहले कि वो कुछ और अपनी सफाई में कहती, अर्नब ने उसको बीच में ही रोक दिया। इट्स ओके, मैं बस ये कह रहा था कि कुछ टाइम से मेरा ये वॉलेट मिस हो गया था। मैंने ये कब कहा कि तुमने किया है? और वैसे भी बात कैश की नहीं है, इसमें मेरे आईडी कार्ड्स थे, कुछ जरूरी बिजनेस कार्ड्स भी और कुछ क्रेडिट कार्ड्स। तुम्हें पता है इन दिनों मुझे कितने बैंकों के कार्ड्स दोबारा से री इशू कराने पड़े? बहुत झंझट वाला काम होता है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, वो बस गलती से मेरे ड्रॉअर में आ गया था, आलिया ने धीरे से कहा। उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर अर्नब को हंसी आ गई। उसने उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसको उसके सॉफ्ट से गाल खींचकर अच्छा लग रहा था। उसने उसके गालों को छोड़ा नहीं और बात बनाते हुए बोला, तुमको अपना ड्रॉअर पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, तो फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मैं क्यों चेक करती? तुम्हारी चीज खोई है तो तुम्हें सब जगह चेक करना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। और अब मेरे गाल खींचना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। वो उसके मजबूत और सख्त हाथों से अपने गाल छुड़ाते हुए बोली। उसका गाल लाल पड़ गया था और वो उसको सहलाते हुए उससे शिकायत करते हुए बोली। उसने देखा पीछे सीट पर बैठा सिद्धार्थ उसको बस खामोशी से देख रहा था। हैरानी की बात थी कि इतनी ज्यादा केयर करने वाला सिद्धार्थ बस चुपचाप बैठा हुआ सब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला था। यहाँ तक कि जब अर्नब उसका गाल पकड़कर खींच रहा था तब भी नहीं। आलिया को आज लग रहा था कि सिद्धार्थ को बीच में आकर उसका पक्ष लेना चाहिए था, पर सिद्धार्थ के होठ खामोश थे, लेकिन आंखें सिर्फ उसको ही देख रही थी। आलिया को लगा कि शायद पिछली बार जो वो उसके ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर पर नाराज हो गई थी, इसलिए इस बार वो इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं बोला। उसको अपनी उस गलती पर पछतावा सा होने लगा। उसने इतने दिनों से उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उससे माफी मांग ले, लेकिन इतने सारे लोगों के मौजूद होने की वजह से वो उससे कॉलेज में कुछ कह नहीं सकी। उसने एक गहरी सांस ली
आज घर जाकर मैं सिद्धार्थ से इस बारे में माफी मांग लूंगी। लेकिन सिद्धार्थ ने थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, और कुछ देर बाद बाहर चला गया। भाई यहाँ तो सिद्धार्थ मुझे कुछ और ही मूड में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं करना सिद्धार्थ, है मतलब लड़ाई तो हो जाती है, मतलब कुछ दिन बाद रियलाइज भी हो जाता है। माफ कर दो यार। क्या हमारी बात सिद्धार्थ को समझ आएगी? क्या आलिया वाकई सिद्धार्थ से माफी मांगेगी? क्या ये सब अब ठीक होगा? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 241। जाने ये कैसी बेकरारी। आलिया भी उसके पीछे जाना चाहती थी कि तभी किसी ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो वो रॉकी था और उसके हाथ में सबकी मार्कशीट की एक ऑल्टरनेट कॉपीज थी, जिसमें से उसने पहले ही आलिया की कॉपी अलग निकाल ली थी। उसकी कॉपी को वो आलिया को दिखाते हुए बोला, आलिया ये देखो, तुमने पूरी क्लास में टॉप किया है, नीचे से। तुम्हारे मार्क्स तो हमेशा से ही कम आते थे, लेकिन इस बार तो तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आलिया। नीचे से पहली रैंक, वाह। आलिया ने जल्दी से उसके हाथ से वो शीट लेकर देखा तो परसेंटेज तो एवरेज ही थे, बस रैंक सबसे लो थी। हाँ तो मैडम आलिया, आपकी इस तूफानी परफॉर्मेंस के बाद इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? रॉकी ने अपनी शीट को रोल करके उसको माइक जैसा बनाकर आलिया से किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह सवाल पूछा। उसके इस सवाल पर उसके आसपास के सभी स्टूडेंट्स भी हंस दिए। यू इडियट, अभी बताती हूँ तुझे मेरी तूफानी परफॉर्मेंस के बारे में, कहते हुए वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागी। पिछले कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स इस बार गड़बड़ हो गए थे। लेकिन फिर भी उसका फोकस अपने मार्क्स पर ना होकर सिद्धार्थ पर था। वो ये चाहती थी कि उसके और सिद्धार्थ के बीच में अब जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इस खींचातानी में उसने देखा कि सिद्धार्थ बाहर आ चुका है और इस टाइम उसके पीछे जाकर भी शायद कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने सोच लिया था कि आज घर जाकर वो इसके बारे में डिटेल में बात करेगी। उस दिन कॉलेज ओवर होने के बाद रॉकी की जिद की वजह से उसका पूरा ग्रुप सेलिब्रेशन के लिए ग्रैंड सिनेप्लेक्स के हॉट एंड सॉर रेस्टोरेंट गया था। वहाँ खाने पीने के साथ ही फुल मस्ती भी चल रही थी, लेकिन उस सभी में सबसे खामोश आलिया थी। वो पहले ही सबको बता चुकी थी कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए किसी ने भी उससे ज्यादा फोर्स नहीं किया। पर उसकी उदासी की वजह और कुछ थी। उसने एक हाथ पर अपना सिर टिका रखा था और दूसरे हाथ से फोक से नूडल्स को लगातार घुमाई जा रही थी। उसका फेवरेट गर्मा गर्म हक्का नूडल से भरा हुआ बाउल उसके सामने रखा था। उसकी नजरें रेस्टोरेंट के गेट पर ही टिकी थी और वो ये सोच रही थी कि शायद सिद्धार्थ वहां थोड़ी देर में आ जाएगा। आलिया, क्या हुआ तुझे? मुझे लगा था कि रिजल्ट्स देखकर तू ड्रामा कर रही है, पर तेरा तो सच में कुछ बुरा हाल सा लग रहा है। तबीयत सच में खराब है यार। सुमन ने उसके माथे पर उल्टा हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उससे पूछा। तुझे कैसे पता? तू डॉक्टर बन गई है क्या? रॉकी ने एक भौं टेढ़ी करते हुए सुमन से पूछा। सुमन ने उसके गर्म नूडल्स के भरे हुए बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें से अभी तक एक भाप निकल रही थी। ये देख, अपने मोस्ट फेवरेट नूडल सामने होने के बाद भी वो उसको खा नहीं रही है। ये तो बड़ी सीरियस कंडीशन है, वो जानबूझकर नाटक करते हुए बोला। जैसे ही रॉकी ने कहा, माय डियर आलिया, आलिया ने वैसे ही बैठे बैठे उसी एंगल से अपनी नजरें तिरछी करते हुए उसको घूर कर देखा। ओह सॉरी, मैं बार बार भूल जाता हूँ, पुरानी आदत है ना, इसलिए। अब इतनी आसानी से थोड़ी ना जाएगी। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो
कुछ और मंगवा दूं? खाने का मन नहीं है तो कुछ पी लो, बियर, वाइन, रम, स्कॉच, शैंपेन, टकीला या फिर सबका कॉकटेल। वो इन सब का नाम लेते हुए आंखें चमकाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तू, पीने का तो मन कर रहा है मेरा। तो क्या मैं आज तेरा खून पी जाऊं? आलिया ने पहले मुस्कुराकर और फिर गुस्से से दांत पीसकर चिढ़कर कहा। रॉकी ने जब उसके तेवर देखे तो वो चुप हो गया और धीरे से सुमन से कान में बोला, लगता है इसका बुखार इसकी खोपड़ी पर चढ़ गया है। इससे पहले कि इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाए तू इसे संभाल ले यार। वजह चाहे एवरेज से भी कम मार्क्स आने की रही हो या फिर सच में उसकी तबीयत खराब हो, सुमन पूरी तरह से इस बारे में श्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ जानती थी कि असल में प्रॉब्लम क्या है। पिछले कुछ दिनों से उसने हमेशा साथ ही साथ रहने वाले आलिया और सिद्धार्थ को एक साथ नहीं देखा था, इसलिए उसने अंदाजा लगाया था कि शायद ये उसके खराब मूड की एक बड़ी वजह हो सकती है। कोई नहीं यार, तू चिल कर, इस रॉकी के बच्चे को तो मैं देखती हूँ। सुमन ने उसको रिलैक्स फील कराते हुए मुस्कुराकर कहा। वो पहले से परेशान आलिया को और चिढ़ाना नहीं चाहती थी। पहले सबकी जिद से लंच और फिर मूवी, इन सब के बाद वहां से निकलते निकलते शाम हो गई। उसका मन बस सिद्धार्थ के पास लगा था। वो जल्दी से सिद्धार्थ के पास जाना चाहती थी। लंच या मूवी किसी के लिए भी आलिया का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपनी वजह से वो अपने दोस्तों का मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी खुशी में वो भी शामिल हो गई थी। शाम को जब आलिया थकी हुई वापस घर पहुंची तो उसने देखा कि बाकी दिनों की तुलना में आज कॉफी शॉप में कुछ ज्यादा ही चहल पहल नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही पल उसको अंदाजा हो गया कि वो सारे लोग कॉफी शॉप के कस्टमर्स नहीं थे, बल्कि किसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के स्टाफ के लोग थे। लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पाई थी कि आखिर ये लोग उसके घर पर क्या कर रहे थे। जल्दी जल्दी वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो बाहर ही उसको कार्तिक मिल गया, जो कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। हाँ, उसको हटा दो और इसको भी हटाओ, ध्यान से करना, कुछ भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। भाई, आखिर ये सब क्या हो रहा है? आलिया ने सीधे ही उससे पूछ लिया। उसकी आवाज सुनकर कार्तिक ने पलट कर देखा, फिर अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए भावहीन आवाज में बोला, कुछ नहीं, वो स्टारडम नाइट ग्रुप चला गया ना, मैं बस उनके बचे हुए सामान को बाहर निकाल रहा हूं। चले गए? What do you mean चले गए? आलिया बुरी तरह से चौंक गई। उप्स, ये तो सच में चले गए। लास्ट बार बात भी नहीं हुई, ऐसे कैसे? आप भी यही सोच रहे हैं ना? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 242, फाइनल गुड बाय। कार्तिक ने आलिया को घूरते हुए अपना चश्मा ठीक किया और सीरियस टोन में बोला, मुझे लगता है कि एक बात को एक ही बार बताना काफी होना चाहिए। मुझे एक ही बार को 10 बार दोहराने की आदत नहीं है, तुम जानती हो ना। आलिया हक्का बक्का होकर अपने भाई को देख रही थी। आई डोंट बिलीव इट। उनका यहाँ रहने का जो रेंट एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया था। उनका एग्रीमेंट रेन्यू नहीं हुआ, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए। क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है? अब इसमें ना बिलीव करने वाली कौन सी बात है? आलिया के कोमल चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों पर कैलकुलेट किया तो उसको एहसास हुआ कि पिछले साल इसी महीने वो लोग आए थे। वक्त इतनी जल्दी बीत गया कि उसको इस बारे में एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी मेमोरी पर पिछली यादें उभरने लगी। एक साल जो उसने सिद्धार्थ के साथ गुजारा था, उसमें से आधे से ज्यादा वक्त
तो उसने उसके साथ लगभग झगड़ा ही करके बिता दिया था। और अब जब उसको उससे प्यार का एहसास हुआ था तो ऐसा लगा मुट्ठी में बंद रेत की तरह वक्त हाथ से कब फिसल गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी वो इस तरह से चले गए बिना कुछ बताए? आलिया ने कार्तिक से पूछा। बिना कुछ बताए चले गए मतलब? क्या तुमसे परमिशन लेकर गए थे जो उन्हें यहाँ पर तुमको बताकर जाना चाहिए? कार्तिक ने तिरछी नजरों से उसको घूरते हुए पूछा। आलिया भागकर ऊपर के फ्लोर पर गई जो कि अब पूरी तरह से खाली था। अब वहां पर स्टारडम नाइट ग्रुप का नामो निशान तक नहीं था। उसने धीरे से आगे बढ़कर जैसे ही सिद्धार्थ का रूम खोला उसका दिल धक से रह गया। वो कमरा भी बिल्कुल खाली था। आलिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे की ही तरह उसके दिल में भी एकदम खालीपन है। उस खालीपन में जो आवाज गूंज रही थी उससे उसका दिल पता नहीं क्यों लरज रहा था। उसको ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए खो दिया है और अब वो उसको कभी भी नहीं पा सकती। अब वो उस जगह कभी भी रोहित की वो हंसी ठिठोली दोबारा नहीं सुनेगी। ईशान का वो गिटार और उसकी धुन दोबारा सुनाई नहीं देगी और सिद्धार्थ का वो गुनगुनाना दोबारा नहीं सुनाई देगा। अब वहां उस फ्लोर पर खामोशी ही छाई रहेगी। इतने सालों से वो उस फ्लोर को खाली ही देखती आई थी, लेकिन अब उसको इस खालीपन को देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ को वहां बस 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसको उसकी मौजूदगी की ऐसी आदत हो गई थी जैसे हमेशा से वो उसके साथ ही रहती आई हो। आलिया की आंखों से आंसू छलक उठे। वो जोर जोर से रोना चाहती थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सिद्धार्थ के रूम के साथ साथ उसका दिल भी अब खाली हो चुका है। ना ही किसी धड़कन के होने का कोई एहसास था। उसने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। उस कमरे के खालीपन को देखकर उसकी आंखें जल रही थी और वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से कार्तिक वहां आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि वो बस खामोश खड़ी हुई उस कमरे को घूर रही थी। कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, नीचे चलो आलिया। लेकिन आलिया ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो उन्हीं यादों में खोई हुई थी जो अभी तक उसके जहन में बिल्कुल ताजा थी। कार्तिक ने जब देखा कि वो नहीं सुन रही है तो वो उसको वहीं छोड़कर खुद नीचे आने लगा। आलिया ने फौरन पलटकर उससे कहा, कहाँ है सिद्धार्थ? कार्तिक ने पलटकर उसको देखा। उसके चेहरे से लग रहा था कि आलिया का इस लहजे में पूछना उसको काफी नागवारा गुजरा था, लेकिन फिलहाल उसने कोई सख्त एक्सप्रेशन न देते हुए बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता कि इस वक्त वो कहाँ है। वो कॉलेज से वापस आने के बाद अपने सामान की पैकिंग करके चला गया। वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गया वो? आलिया ने इस बार थोड़ा और तेज आवाज में पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे बताकर जाएगा कहीं जाएगा तो? ना उसने मुझे बताना जरूरी समझा और ना मैंने पूछना। आलिया के साथ साथ अब कार्तिक की आवाज भी ऊंची हो गई थी। आलिया की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से कहाँ चला गया। वो अब क्या करे, कहाँ जाए उसे ढूंढने? अपने आप को बेबस पाकर उसके आंसू बाहर छलकने लगे और इस बार वो उनको पोंछकर कार्तिक से छुपा नहीं रही थी। अचानक से आलिया कुछ सोचकर उछल पड़ी। उसका फोन, मैं अभी उसको कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। उसने हड़बड़ी में अपनी जीन्स की और जैकेट की पॉकेट में फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं मिला। तभी उसको याद आया कि बैटरी लो होने की वजह से आज वो अपना फोन कॉलेज नहीं ले गई थी। वो जल्दी से भागकर नीचे उतरी और सभी चीजें इधर उधर लगभग फेंकती हुई पागलों की तरह हर जगह अपना फोन ढूंढने लगी। तब तक कार्तिक भी नीचे आ गया था। उसको ऐसे अपना फोन ढूंढते हुए देखकर उसने उसकी बाह पकड़कर उसको रोक दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये सब क्या कर रही हो तुम? मुझे उसको ढूंढना है भैया।
आलिया ने रुआसे होकर कहा, जैसे उसने ना जाने कौन सी अनमोल चीज खो दी हो हमेशा के लिए। वो मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। वो यूं ही चला गया। नहीं, मैं उसको ढूंढूंगी और उसे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। आलिया अब रोने लगी थी। वो उससे फिलहाल बात नहीं कर रहा था ना सही, चाहे उन दोनों के बीच में कितनी भी नोकझोंक हो, कहा सुनी हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात वो उससे बताए बिना कैसे रह सकता है? वो यहाँ से कैसे जा सकता है? जाने से पहले उसको कम से कम ये बताना तो चाहिए था। और आज भी सुबह वो कॉलेज में उसके सामने ही था, लेकिन फिर भी उसने जरा सा भी हिंट तक नहीं दिया कि आज वो घर से हमेशा के लिए जा रहा था। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, सुना तुमने? कार्तिक ने सख्त आवाज में कहा। लीजिए भाई, हमारी डीडीएलजे की स्टोरी की तरह काजोल शाहरुख से अलग हो रही है। क्या अमरीश पुरी उसका हाथ छोड़ेगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 243, लंबी जुदाई। आज भी सुबह सिद्धार्थ कॉलेज में उसके सामने ही था, लेकिन फिर भी उसने जरा सा हिंट तक नहीं दिया कि आज वो उसके घर से हमेशा के लिए जा रहा था। तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? कार्तिक ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन भैया आलिया उससे मिलकर पूछना चाहती थी कि उसको यहाँ से क्यों जाना पड़ा। वो इस तरह चुपचाप वहां से क्यों चला गया, और वो भी उसको बिना बताए। बस अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। कार्तिक ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, ये मेरा घर है और मैंने उससे यहाँ से जाने के लिए कहा था। मैंने उनका रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। कार्तिक ने कितनी आसानी से उसके सामने सच बोल दिया। आलिया हैरानी से उसका मुंह ही देखे जा रही थी। ये आपने क्या किया भैया? आपने ऐसा क्यों किया? आलिया ने उसको एकटक देखते हुए रोते हुए उससे पूछा। कार्तिक ने सीरियस टोन में उसको समझाते हुए कहा, देखो आलिया, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार टोका है कि तुम सिद्धार्थ से दूर रहो, और सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ से भी इस बारे में कई बार बोला है तुमसे दूर रहने के लिए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सिद्धार्थ के आने से पहले तुम्हारी लाइफ कितनी सुकून में चल रही थी, लेकिन उसके आने के बाद से तुम्हारा सुकून छिन गया है? तुमने ये बात कभी नोटिस नहीं की? लेकिन मैं नोटिस करवाता हूँ। कार्तिक इसके दोनों कंधों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको समझा रहा था। उसके आने के बाद तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इतने सारे लोगों को छोड़कर सिर्फ तुमको ही कॉलेज में परेशान किया जाता है सिद्धार्थ की वजह से। यहाँ तक कि कई बार तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। किसकी वजह से? सिद्धार्थ की वजह से। लेकिन हमेशा उसने मेरी जान बचाई भी तो है ना? आलिया ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बेचैनी से कहा। इससे उसका गुनाह कम नहीं हो जाता। कार्तिक का मूड फिर ऑफ होने लगा। उसने तो सिर्फ प्यार किया है, तो क्या प्यार करना गुनाह है? देखो आलिया, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। आज उसके प्यार में इतनी उतावली होकर रो रही हो तुम? भूल गई कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है? उसकी वजह से तुम कितना रोई हो, कितना अपसेट हुई हो, फिर भी तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में खुशी मिलती है? मैं जानता हूं कि अब तुम मैच्योर हो, लेकिन सिर्फ उम्र में, अकल में नहीं। मैं तुम पर कोई भी जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता, और मैं तुम्हारे फैसले की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम अपना ही चैन सुकून खो देने पर तुली हो, अपना ही नुकसान करने पर तुली हो। ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको मेरे फैसले की इज्जत होती तो मेरी पसंद को आप भी एक्सेप्ट कर चुके होते, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आलिया ने उल्टा कार्तिक पर ही इल्जाम लगाते हुए कहा। उसके डायरेक्ट ब्लेम के बाद कार्तिक उसको देखता ही रह गया। वो देख रहा था कि इन कुछ ही हफ्तों में वो कितनी ज्यादा बदल चुकी थी। वो
जानता था कि कानूनी तरीके से वो अपना डिसीजन ले सकती थी, लेकिन सही डिसीजन लेने की काबिलियत अभी भी उसमें नहीं आई थी। इसलिए उसने आलिया को फिर से समझाते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिद्धार्थ से प्रॉब्लम है? मुझे सिद्धार्थ से प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम उसके स्टेटस से है। उसके स्टेटस की वजह से ही तुम कई बार मुसीबत में फंसी हो, कई बार परेशान हुई हो। उसका वो हाई स्टेटस हमेशा तुम्हारे गले का फंदा बना रहेगा। तुम कभी भी खुलकर उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगी। तुम्हारी खुद की ही जिंदगी तुम्हारे लिए घुटन बन जाएगी, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैंने एक जिम्मेदारी का फैसला लिया कि अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगी तो उसको ये जगह छोड़नी होगी। तुम दोनों के रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। अभी तुम्हें इस एहसास का बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब तुम होश में आओगी ना और रिलेशनशिप में आगे नहीं चल पाओगी, तब शायद तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि अपनी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को और साथ में जिंदगी को भी खत्म कर लो। फिर तुम्हें ऐसे ही ख्याल आएंगे। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, जितनी ज्यादा दूरियां तुम दोनों के बीच होंगी, तुम दोनों को एक दूसरे के लिए उतनी ही कम से कम फीलिंग्स होंगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम शांति से सोचकर उस रिलेशनशिप को खत्म करो, ताकि बाद में जब नेचुरली सब अपने आप खत्म हो तब तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मुझे पता है कि तुम मुझे इस टाइम अपना दुश्मन समझ रही होगी, लेकिन ये याद रखना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कार्तिक उसको समझाते हुए बोला। आलिया खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो उसकी दी हुई किसी भी सीख को सीरियसली नहीं ले रही थी। वो सोच रही थी कि जो इंसान प्यार से हमेशा दूर रहता है, कभी भी प्यार में यकीन नहीं रखता, आज अपनी तरह वो उसको भी उस रास्ते से दूर रहने की हिदायत दे रहा था। आलिया को इस वक्त कार्तिक की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसके दिल में और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, और वो थी सिद्धार्थ कहाँ चला गया। वो उसको कैसे ढूंढे, कैसे उससे वो सारे सवालों के जवाब मांगे जो अब तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो क्यों चला गया? उसने उससे बात क्यों नहीं की? उसने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या अब वो कभी सिद्धार्थ से मिल पाएगी? क्या सिद्धार्थ और उसका रिश्ता बस खत्म? आलिया का मूड अपने भाई के ऊपर बहुत खराब हो रहा था। उसके दिमाग में बस उसके कहे हुए वो शब्द गूंज रहे थे, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए। बस आप यही बोलते रहते हो हर बार। आखिर क्या भलाई है इसमें मेरी? अगर वाकई ये सब मेरी भलाई के लिए था, तो ये सब करने से पहले आपने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? आलिया को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा ये बड़े लोग अपने छोटों के लिए सब कुछ पहले से ही क्यों डिसाइड कर लेते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, प्यार हो या फिर शादी, सब कुछ डिसाइड करने का ठेका सिर्फ बड़ों के पास ही क्यों होता है? क्यों वो जबरदस्ती हर बात, उनके हर मामले में इंटरफेयर करते हैं और फिर बाद में ये बोलकर जस्टिफाई कर देते हैं कि मैंने जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए किया। ये शब्द उसको चुभ रहे थे। इस लाइन से अब उसको चिढ़ होने लगी थी। आलिया ने उससे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था, जिसका जवाब देना इस टाइम कार्तिक जैसे प्रोफेशनल लॉयर के लिए भी आसान नहीं लग रहा था। इस वक्त आलिया प्यार में है और उसको कुछ समझ नहीं आने वाला है। आई थिंक कार्तिक को ये बात समझनी चाहिए इससे पहले आलिया का बगावती मोड ऑन हो जाए। लेकिन क्या वाकई सिद्धार्थ चला गया, या अभी कुछ देर बाद लौट कर आएगा, या कहीं ना कहीं टकराएगा? जानेंगे अपने अगले चैप्टर में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए मिलकर ढूंढते हैं सिद्धार्थ को, आलिया की थोड़ी मदद करते हैं। यानी कि सुनते हैं चैप्टर 244, फाइनल डिसीजन। कार्तिक ने आलिया के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उसी के सवाल को दोहरा दिया। अच्छा, अब मुझे हर काम से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? कुछ भी करना हो तो उससे पहले मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी?
अगर कोई बात मेरे बारे में है तो उसके लिए कोई भी फैसला लेने से पहले आपको हमेशा पहले मुझसे पूछना ही चाहिए। क्या आपको ये बात जरूरी नहीं लगती? आलिया उससे बराबर बहस कर रही थी। आमतौर पर वो कभी भी अपने बड़े भाई से बहस नहीं करती थी, लेकिन आज उसको न जाने क्या हो गया था। आलिया, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैंने जो कह दिया है बस उसी को फाइनल समझो। और जब तुम इस लायक हो जाओगी कि अपने खुद के फैसले ले सको तो बड़े शौक से करना, तब मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तुम्हें मेरी और पापा की हर बात माननी पड़ेगी, समझ गई? कार्तिक को भी अब आलिया के तेज रवैये पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए उसने भी उसको हिटलर की तरह अपना फरमान सुना दिया। और कोई दिन होता तो शायद आलिया चुपचाप उसकी बात सुन लेती और मान भी लेती, या फिर हमेशा की तरह डर के इधर उधर हो जाती। लेकिन आज कार्तिक के साथ साथ आलिया भी हल्के मूड में नजर नहीं आ रही थी। कार्तिक के उसको खुली धमकी देने के बाद भी आलिया बराबर उससे बहस किए जा रही थी। बस भाई, अब ये आपकी तानाशाही मुझ पर नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है आप मेरे बारे में जो भी फैसला लोगे वो हमेशा सही ही होगा? आपको लगता है कि आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती? मैं हमेशा आपकी हर बात मानती आई हूँ और कभी भी उस पर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज नहीं, अब और नहीं। आज आपकी ये तानाशाही मुझ पर नहीं चलेगी। आलिया इस वक्त पूरी तरह से झुंझलाई हुई थी, इसलिए उसने ना जाने कहां से अपने बड़े भाई का विरोध करने की हिम्मत आ गई थी, जो कि उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। उसकी तेवर देखकर कार्तिक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आलिया है जो कभी उससे नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं करती थी और आज ऐसे बात कर रही थी। अब कार्तिक को भी गुस्सा आ गया था। कुछ पल वो दांत पीसते हुए उसको देखता रहा, फिर अचानक बोला, ठीक है, तुम बहुत जिम्मेदार हो गई हो ना, अपने फैसले खुद लेने के लायक हो गई हो, तो फिर ठीक है, इस घर से चली जाओ और फिर आराम से अपने सारे फैसले खुद ही करना। तब कोई आकर तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा फैसला सही था या गलत। अगर यहाँ रहना है तो मेरा हर फैसला मानना पड़ेगा, और अगर सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही चाहती हो तो अभी इस घर से चली जाओ। बहुत शौक है ना अपने डिसीजंस खुद लेने का, तो चलो अब लो डिसीजन। गुस्से में कार्तिक न जाने क्या क्या कहता चला गया। आलिया कुछ सेकंड्स तक उसको देखती रही, फिर थोड़ी देर बाद बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं फैसले लेने से डरकर पीछे हट जाऊंगी तो ये आपकी भूल है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं जा रही हूँ। अब तक उसको लग रहा था कि शायद उसकी धमकी काम कर जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पहले तो कार्तिक को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर वो समझ गया कि वो इमोशनल होकर ऐसा बोल रही है और घर छोड़कर जाने तक के लिए राजी नहीं हुई है। वो सोचने लगा कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको आजमाने की बात आएगी तो वो डर कर खुद ही पीछे हट जाएगी। उसको ये सब खुद एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। तभी उसको समझ में आ गया था कि बोलना कितना आसान होता है और उसको एक्चुअली करना कितना मुश्किल। इसलिए उसने उसको जाने के लिए नहीं रोका, बल्कि उसको और भी उकसाते हुए बोला, ठीक है, जाओ, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो शौक से जा सकती हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना और समझ भी लेना, अगर इस वक्त तुमने घर से बाहर पैर निकाला तो वापस लौट कर मत आना। आलिया एक अच्छी और आज्ञाकारी लड़की थी। उसने कभी भी किसी भी तरीके की बगावत नहीं की थी। बगावत तो दूर की बात थी, कभी किसी चीज के लिए जिद तक नहीं की थी। उसका कभी ऐसा नेचर रहा ही नहीं था। लेकिन कार्तिक बता नहीं सकता था कि इस वक्त उसको कितना गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि उसके सख्त शब्दों से आलिया अपना ख्याल बदल देगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कार्तिक को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। आलिया ने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया था। आलिया ने एक आखिरी बार कार्तिक को देखा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई और नीचे का गेट खोलकर घर से बाहर निकल गई। कार्तिक उसमें आई ये अचानक की हिम्मत को देख रहा था। कितनी आसानी से उसने एक बार भी उसके या पापा के बारे में नहीं सोचा।
और एक झटके में फैसला ले लिया। गुस्से से कार्तिक की दोनों मुट्ठियां भिज गईं। उसको आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि आलिया ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसने आज उसको गलत साबित कर दिया था। वो सोच रहा था कि प्यार में और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं होता। जिस तरह से उसने एक झटके में फैसला लिया था, उससे तो यही साबित हो रहा था। उसके पास ना तो उसका पर्स था, ना उसका फोन था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने दिमाग से सोचकर नहीं बल्कि दिल से फैसला किया था, इसलिए फिलहाल अभी किसी भी तरीके का कोई बैकअप प्लान उसके पास नहीं था। इसलिए कार्तिक सोच रहा था कि अभी वो सुमन के यहाँ ही जाएगी और फिर जब सुबह प्यार का भूत उतर जाएगा तो वापस घर आ जाएगी। खुद वो भी अब दिल और दिमाग के बीच उलझा हुआ था। उसका दिल कह रहा था कि वो उसको मनाकर रोक ले, लेकिन उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो रहा था, इसलिए जानबूझकर उसने उसको जाने से नहीं रोका। आलिया गुस्से में घर से बाहर निकलकर रोड पर चली जा रही थी, भूखी प्यासी, ठंड से ठुठुरती हुई। ना तो वो उस टाइम गर्म कपड़े पहने थी और ना ही उसके पास पैसे थे। बस गुस्से से भुनभुनाती हुई चली जा रही थी। वैसे अभी कोई ज्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से रोड थोड़ी सुनसान होने लगी थी। कभी अपने भाई कार्तिक तो कभी सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए चलते चलते वो जाने कहां कहां निकल गई। लगभग आधे घंटे तक चलते रहने के बाद जब उसने ध्यान दिया तो हैरान रह गई। वो ना जाने कौन सी लोकेशन पर आ गई थी। ज्यादातर घर में ही रहने की वजह से उसे बाहरी रास्तों के बारे में ज्यादा नहीं पता था और पूरी रोड पर भी उसको कोई सही आदमी नहीं दिख रहा था जिससे वो रास्ते के बारे में पूछ सके। जब तक वो ये ठीक से जान पाती तब तक वो अपना रास्ता भूल चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट चेक की, लेकिन एक ही पल में उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। गुस्से में और जल्दबाजी में वो अपना फोन साथ लाना भूल गई थी। पॉकेट में बस कुछ ही रुपए पड़े थे। उसका सिर चकरा गया और कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। इस वक्त उसको घर की याद आ रही थी। अगर इस वक्त उसके पापा जरूरी काम की वजह से पास के शहर ना गए होते तो वो उसको कभी जाने नहीं देते। आलिया को अब अफसोस हो रहा था और डर भी लग रहा था कि वो कहाँ आ गई है। देखिए भाई, इससे पहले कि हम ये चैप्टर खत्म करें, हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे गुस्से में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और अगर ले भी लिया कभी कभार गुस्से में, चलिए मानते हैं हार्मोन्स बीट कर जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वॉलेट और पैसा लेके अपने फ्रेंड के घर तक जाना चाहिए। बस एक आधा रात वहां बिता के फ्रेंड आपको खुद लात मार देता है और यहाँ मम्मी पापा को भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ बच्चा पगला गया है, 2 थप्पड़ मार के वो घर पे ले लेते हैं। इससे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। सीरियसली कई बार बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। जिंदगी में ना ये मोमेंट्स आते हैं, कभी कभी लगता है कि आपके आसपास जितने भी आपके अपने हैं वो सब दुश्मन है। बिलीव मी, वो दुश्मन नहीं है, बस एक नजरिए का डिफरेंस है, छोटा सा नजरिया। और आज जो है वो कल नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी, गलत नजरिया भी नहीं रहेगा और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी। तो धैर्य रखें। आगे आलिया का क्या होगा ये जानेंगे ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 245, भयानक गलती। आलिया का सिर चकरा रहा था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इस वक्त उसको घर की याद आ रही थी। अगर इस वक्त उसके पापा जरूरी काम की वजह से पास के शहर ना गए होते तो वो उसको कभी घर से जाने नहीं देते, बल्कि यूं कहा जाए कि उसको घर छोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि पापा उसके फैसले की इज्जत करते और सिद्धार्थ के तौर पर उसकी पसंद के लिए उसको कभी भी मना नहीं करते। उनकी खुशी तो उसी में होती है जिनमें उनकी बेटी की खुशी होती है। लेकिन कार्तिक के आगे अक्सर वो भी चुप हो जाते थे। तबीयत तो उसकी सुबह से ही थोड़ी खराब थी और अब उस वक्त
उसको जोर से भूख भी लगने लगी थी। अपनी बेबसी के बारे में सोचकर उसके आंसू निकल आए थे। हल्के कोहरे की वजह से ठंड से कपकपाती हुई वो सड़क के एक तरफ होकर चलने लगी। सर्दी से झुझुरी की वजह से वो कभी अपने दोनों हाथों को अपनी बाहों पर रगड़ती तो कभी अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर फूंक कर गर्म करने की नाकाम सी कोशिश करती। तभी सड़क के किनारे खड़े हुए लूफरों की नजर काली अंधेरी सड़क पर भटकती हुई आलिया पर पड़ी। इस वक्त पूरी रोड पर कोई लड़की या औरत दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि आदमी भी नहीं चल रहे थे। बस इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी। क्या हुआ बेबी, रास्ता भूल गई क्या? कहो तो घर पहुंचा दें। उनमें से एक आदमी ने पूछा। देखने से वो बहुत ही वाहियात और गंदे से कपड़े पहने हुए उसकी तरफ भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला और उसी तरह हंसते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दूर से देखने से ही वो शराबी लग रहा था, क्योंकि चलते हुए उसके कदम नशे में लड़खड़ा रहे थे। उसके साथी भी आलिया को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। उसको ये भी नहीं पता था कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। सड़क पर अब बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था और सामने वो 4-5 लोग उसको अजीब नजरों से घूर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि उसको ये भी नहीं पता था कि इस वक्त वो है कहाँ पर। इस एरिया से वो बिल्कुल अनजान थी और उस पर वो अनजान लोग। इस वक्त ठंड में सुनसान सड़क पर देर रात को बिना किसी वजह के शराब पीकर सड़कों पर इधर उधर टहलने से यह साफ जाहिर था कि ये लोग अच्छे आदमी तो नहीं थे और उनके गेटअप और एक्सप्रेशन से वो भी ये समझ चुकी थी कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं। आलिया ने तेज कदमों से वहां से निकल जाना चाहा, लेकिन घबराहट की वजह से उसको ऐसा लगा जैसे उसके कदम वहीं पर जम गए हों। जल्दी जल्दी वहां से भागने के चक्कर में उसके पैर बुरी तरह से कांपने लगे। एक एक कदम उठाना उसको पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। उसको लगा कि अभी भी अगर उसने भागने की कोशिश की तो वहीं पर गिर पड़ेगी। अरे हमसे डर क्यों रही हो? हम लोग तुम्हें खा जाएंगे क्या? आओ तुम्हें घर पहुंचा दे। इतनी रात को यूं अकेले सुनसान सड़कों पर घूमना अच्छी बात नहीं है, कहकर दूसरा आदमी उसके पास आते हुए हंसने लगा। यूं तो वो लोग उसकी मदद की पेशकश कर रहे थे, लेकिन उनके हेल्प करने का अंदाज इतना डरावना था कि फिल्मों के विलन भी पीछे रह जाएं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है। मैंने घर पर फोन कर दिया है, मेरे पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। वो डर से उल्टी सीधी कहानी बनाने लगी। तेज सर्दी के बाद भी इतनी सी देर में आलिया पसीने से बिल्कुल नहा चुकी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और गला बिल्कुल सूख गया था। उसकी ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कम ऑन, इतना मत सोचो, आओ हमारे साथ, तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। हम पर भरोसा तो करो, हम लोग शरीफ आदमी हैं। आलिया के चेहरे और सीने को घूरता हुआ वो आदमी आगे बढ़ते हुए बोला। आलिया के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अचानक से ही उसको ऐसा लग रहा था कि बिना किसी के साथ के इस वक्त घर छोड़कर उसने भयानक गलती कर दी थी। वो आदमी उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन फिर भी लगभग उससे 2 मीटर की ही दूरी पर होने के बावजूद उस आदमी के मुंह से शराब की तीखी महक बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे और गला सूखा होने की वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही अटकी पड़ी थी। आलिया को लग रहा था कि अब वो वहीं गिर पड़ेगी। तभी ठीक उसी वक्त उसको हॉर्न की एक आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो कोहरे से धुंधली हो चुकी उस सड़क पर उसका पसीने से भीगा हुआ चेहरा हेडलाइट की रोशनी में नहा उठा। आलिया ने देखा अचानक से एक कार उसके सामने ही आ रही थी। कार की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। हेडलाइट की रोशनी का जब एंगल थोड़ा सा बदला तो उसने देखा कि वो उबर की एक कैब थी, जो कि इत्तेफाक से कोई बुकिंग ना होने की वजह से उस वक्त खाली थी। उस वक्त उसके सूखे हुए गले में न जाने कहां से जान आ गई।
और वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाए, टैक्सी। कोहरे से पूरी सड़क भीगकर बिल्कुल काली हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो गई हो और अभी भी आसपास से हल्की सी ओस रिस रिस कर माहौल को नम बना रही थी। गीली सड़क की वजह से कैब की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी। रोड लगभग खाली थी और आलिया के पुकारने पर ड्राइवर की नजर फौरन उस पर पड़ गई। उसने आलिया के पास कैब को मोड़ दिया और रोड के किनारे आकर रोक दिया। अब कैब के आ जाने की वजह से वो आदमी वहीं पर ठहर गया। आलिया अपनी पूरी हिम्मत बटोरते हुए तेजी से भागकर उस कैब तक पहुंची और जल्दी से अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। हो भाई, फाइनली। मुझे तो लगा आज कोई अनहोनी होने वाली है। एनीवेज, ये सिद्धार्थ कहाँ है यार? अब तो आलिया के पास फोन भी नहीं है। कोई चांस नहीं है कि इत्तेफाक हो पाए। लेकिन सच्चे प्यार में जो नहीं होता है ना, अक्सर वही हो जाता है और उसे ही कहते हैं मिरेकल्स। क्या मिरेकल्स होंगे? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।